हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की हिस्ट्री और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स और पीयर कंपैरिजन करेंगे, आईपीओ की डिटेल और इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और लास्ट में हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को 2007 में एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर पे शुरू किया गया था और एचडीएफसी बैंक की होली ओन सब्सिडी के तौर पे इसे शुरुआत किया गया था। तो 2008 में इन्होंने सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो किया था लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें ये होम लोन के कस्टमर्स को टारगेट करते थे। 2010 में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड किया और इसमें इन्होंने पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन को भी ऐड किया। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला है एंटरप्राइजेस फाइनेंस, दूसरा है एसेट फाइनेंस और तीसरा है कंज्यूमर फाइनेंस। तो पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइजेस फाइनेंस की। एंटरप्राइजेस फाइनेंस में कंपनी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ साथ सैलरीड पर्सन को भी लोन ऑफर करती है। अब यहाँ पे जो लोन दिया जाता है वो बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन दिए जाते हैं। अब ये जो लोन है एंटरप्राइजेस फाइनेंस, ये ओवरऑल लोन बुक का 39% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा आता है एसेट फाइनेंस। एसेट फाइनेंस में कंपनी न्यू और कमर्शियल व्हीकल के लिए, साथ ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, ट्रैक्टर परचेस करने के लिए सिक्योर्ड लोन ऑफर करती है। ये जो लोन होता है ये ओवरऑल लोन बुक का 38% कंट्रीब्यूट करता है। 2016 में कंपनी ने कंज्यूमर फाइनेंस लॉन्च किया। इसमें कंपनी इंडिविजुअल पर्सन को उसकी घरेलू ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए लोन देती है। अब इस लोन के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करना हो गया, या और भी दूसरे जो कंज्यूमर से रिलेटेड लोन हो गए, वो यहाँ पे कंपनी लोन ऑफर करती है। अगर किसी को ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उससे यहाँ पे टॉप अप लोन भी दिया जाता है। तो ये जो कंज्यूमर फाइनेंस लोन है ये ओवरऑल लोन बुक का 23% कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की ओवरऑल लोन बुक को देखें तो ये वेल डाइवर्सिफाइड है। इसमें से 71% जो है वो सिक्योर्ड लोन है और 29% जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 12,400 करोड़ था। तो वहीं मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 14,000 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 16,300 करोड़ का हो गया। कंपनी के रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंटरेस्ट इनकम का है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओवरऑल रेवेन्यू में 78 कंट्रीब्यूशन जो है वो इंटरेस्ट इनकम का रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1,959 करोड़ का था। तो वहीं मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 2,400 करोड़ रुपए का हो गया और मार्च 2025 में कंपनी का प्रॉफिट घट के 2,175 करोड़ का रह गया। अब प्रॉफिट जो घटा है उसका मेन रीज़न है कि कंपनी के एनपीए बढ़े हैं। इस वजह से यहाँ पे कंपनी को अपना प्रोविज़न भी बढ़ाना पड़ा है। अगर एसेट की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी के जो एसेट थे वो 70,000 करोड़ के थे। मार्च 2024 में कंपनी के एसेट बढ़ के 92,000 करोड़ के हो गए। मार्च 2025 में कंपनी के एसेट बढ़ के 1,08,000 करोड़ रुपए के हो गए हैं। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व और सरप्लस भी जो है वो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2023 में कंपनी के जो रिजर्व थे वो 10,600 करोड़ के थे। 2024 में कंपनी के रिजर्व बढ़ के 12,900 करोड़ हो गए। मार्च 2025 में कंपनी के जो रिजर्व्स है वो बढ़ के 15,000 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। अगर हम वैल्यूएशंस की बात की जाए तो कंपनी का जो करंट पी है वो 27 का है। तो वहीं कंपनी की जो करंट प्राइस टू बुक है वो 3.72 की है, मतलब 4 के आसपास के। वहीं कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 58% का है। तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14% की है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपनी ने पीयर कंपैरिजन के लिए बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, चोला फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपना पीयर बताया है। अगर हम जब इनको इसके पीयर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि कंपनी ना ही बहुत ओवर वैल्यूड है ना ही फेयर वैल्यूड है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है वो इससे ज़्यादा हमको ओवर वैल्यूड नज़र आता है। तो वही महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है यहाँ पे हमको कंपनी एचडीबी फाइनेंस से थोड़ी फेयर नज़र आती है। तो वैल्यूएशन वाइज जो है वो कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक है। अगर हम इस कंपनी के आईपीओ की बात करें तो इसका आईपीओ 25 जून 2025 को ओपन होगा और 27 जून
25 को क्लोज़ हो जाएगा। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो वहीं इसका जो प्राइस है, इशू प्राइस जो है वो 700 से 740 के बीच रहेगा। लॉट साइज़ जो है वो 20 शेयर का रहेगा। ये जो टोटल IPO साइज़ है वो 12,500 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू जो किया जा रहा है वो 2,500 करोड़ का है और रिमेनिंग 10,000 करोड़ का है। ये ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी IPO के ज़रिए जो फंड रेस करेंगी उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लगाएंगी। दूसरा कि कंपनी को जो फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उस हिसाब से इस फंड्स को डिप्लॉय किया जाएगा। अगर हम इस IPO को कंक्लूड करें तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि मतलब इसके पॉजिटिव साइड में कि ये HDFC बैंक का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है कंपनी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि HDFC बैंक की होली ओन सब्सिडी है। सेकंड थिंग कि HDFC बैंक इनको यहाँ पे लो कॉस्ट कैपिटल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। HDB फाइनेंस की जो लोन बुक है ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। सिक्योर्ड लोन जो है कंपनी का 71% से ज़्यादा का है, वहीं अनसिक्योर्ड लोन जो है वो कंपनी का 29% के आसपास का है। कुछ इसमें जो नेगेटिव्स वो ये लगता है कि जो मार्च 2025 गया है उसमें जो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है और उसके पीछे उन्होंने रीज़न भी ये बताया कि कंपनी को प्रोविज़न करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो कुछ लोन्स है वो NPA हो गए। तो इस बात का हमको ख्याल रखना चाहिए। तो ये था इस IPO का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।